हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सीए विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये है AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। यस, AS18 वेरी इजी स्टैंडर्ड, वेरी सिंपल स्टैंडर्ड। एंड बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसा नहीं आएगा जैसे हमारा AS17 हो गया, AS19 हो गया, AS20 हो गया। इसमें कैसा है, थोड़ा सा थ्योरी भी है लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं सॉल्व करने के लिए। AS18 प्योरली एक थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड है। तो ये जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम AS18 के सारे जो भी थ्योरी है, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जो भी गाइडलाइंस है रिकॉग्निशन के, प्रेजेंटेशन के, डिस्क्लोजर्स के, वो हम सारे ही इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। श्योर। पार्ट 2 में हम लोग विद इन 60 मिनट्स मोर देन 40 प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट कि पहले आप AS18 का ये जो हम पार्ट 1 बना रहे हैं ये आप देख लें और फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए आप पार्ट 2 देखें। ऐसे ही अगर आपने मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की प्लेलिस्ट को फॉलो किया है तो हमने हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर हमेशा से 2 पार्ट बनाए हैं। पार्ट 1 इज ऑल थ्योरी, ऑल द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, व्हाट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज। एंड पार्ट 2 में हम लोग उसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बहुत सारे सम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं within a short period of time, so that आपके जितने भी पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है, मॉक क्वेश्चंस है, आपके RTP के क्वेश्चंस है, वो सारे कवर हो जाए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS18। अब अगर आप देखेंगे AS18 में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं, एक्सक्लूजन्स देखने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर देखेंगे। ये मैं आपको मेरे पूरे चार्ट का एक जिस्ट दे रहा हूं। अगर आप चाहें तो बाद में वीडियो को पॉज कर ये चार्ट समराइज फॉर्म में आप अपने बुक्स में बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्कोप पर फोकस करेंगे जहां पर 5 मेजर पॉइंट्स हमें समझने हैं। कंट्रोल, एसोसिएट्स एंड JV, ओनरशिप, KMP एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो ये वाला पार्ट पूरा हमारा स्टैंडर्ड एक शॉर्ट में मैंने एक चार्ट बनाया है, मैं आपको जल्दी से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, सो दैट यू कैन रिवाइज इट वेरी नाइसली एंड वेरी प्रॉपर्ली। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज 2। देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्क्लोज करना और फिर ये बताना कि वो क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उस पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी के साथ। तो हमें यहां पर AS18 कहता है, आगे हम लोग अभी और देखेंगे कि रिलेटेड पार्टी में क्या आता है, कौन आता है, कैसे आता है। आपको सिर्फ इतना समझना है, हमें हर रिलेटेड पार्टी का नाम और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में, नेचर ऑफ रिलेशनशिप के बारे में डिस्क्लोज करना है। आप कहेंगे सर ये इसके ऊपर स्टैंडर्ड क्यों बना? अरे गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्टेक होल्डर्स है उन्हें पता चले कि ये कंपनी जो है या जो कोई एंटिटी है ये किस किस के साथ कौन सी प्राइस पे ट्रांजैक्शन कर रहा है। और स्पेसिफिकली आप समझ सकते हैं रिलेटेड पार्टी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप वो प्राइस पे नॉर्मली डील नहीं करते रिलेटेड पार्टी के साथ जो एक आउटसाइडर के साथ करते हैं। और अगर कोई ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के पैसों का कितना मिसयूज हो सकता है और कंपनी कितने एक्सटेंट तक फ्रॉड कर सकती है। इसीलिए इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि अगर आप कोई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप पूरा डिस्क्लोजर कर दीजिए, उसका नाम बता दीजिए, वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बता दीजिए, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बता दीजिए, मतलब अगर वो सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, कौन है, वो सब आपको रिलेशन का नेचर, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वेदर यू आर परचेजिंग, आप सेल कर रहे हो, लीज पे दिया है, रेंट पे दिया है। तो ये 3 चीजों को मेरे को समझना है, नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। मेन क्रक्स जो है हमारा इसी के ऊपर है और इसीलिए AS18 का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ये सारे डिस्क्लोजर्स अगर एक एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करता है नोट्स टू अकाउंट्स के माध्यम से तो एक स्टेट होल्डर को सारी चीजों की जानकारी होगी। अब शुरू करने से पहले कंट्रोल पर फोकस करें। कंट्रोल का मतलब है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यू हैव मोर देन 50%।
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब थोड़ा समझिए, ए का बी के अंदर 60% स्टेक है, हम कहेंगे दिस इज डायरेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं ए का बी में 60% है और बी का सी में 70% है, तो आप ये कहेंगे कि ए का सी पर भी कंट्रोल है। अरे यस और नो, ऐसा भी बहुत बार होता है, ए का बी में 60% है, बी का सी में 40% है और ए का सी में लेट अस से फॉर एग्जांपल 38% है। यस, अब हमें अगर मैं चेक करना हो कि क्या ए सी को कंट्रोल कर पा रहा है, तो पहले तो मुझे बताइए डायरेक्टली कितना होल्ड कर रहा है। डायरेक्टली ए सी में 38% होल्ड कर रहा है। अब हमें इनडायरेक्ट का अगर कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? इट विल बी 60 इंटू 40% विच कम्स टू 24। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 62। क्या ये 50 से ज्यादा है? 100%। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ए का सी पर कंट्रोल है। सर इस पर्टिकुलर केस में जो आपने यहां पर बताया, इस पर्टिकुलर केस में भी क्या हम ऐसा करें 60 इंटू 70 42%, ऐसा हम करें? बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो। सर क्यों? एक चीज याद रखिए, अगर ए का बी में 60 है मतलब 50 से ज्यादा, और बी का सी में 70 है मतलब अगेन 50 से ज्यादा, तो आपको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि जब ए और बी के रिश्ते की बात हो रही है तो ए का बी पर कंट्रोल है, और जब बी और सी के रिश्ते की बात हो रही है तो बी का सी पर कंट्रोल है, विच इनडायरेक्टली क्लियरली स्टेट्स कि ए कैन कंट्रोल सी। सर इसका मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी यही हुआ ना कि अगर ए और बी के बीच में 50 से ज्यादा हो और बी और सी के बीच में भी 50 से ज्यादा हो, तो हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे जो हमने अभी किया, यहां पर कितना था? 60, यहां पर कितना था? 40। क्या दोनों ही तरफ 50 से ऊपर था क्या? नहीं, इसीलिए मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया 60 इंटू 40 दैट इज 24 एंड देन डायरेक्ट का 38। इस तरह से मेरे को मेरा 62% मिला है। क्या एकदम आपको क्लियर हो गया? श्योर अबाउट दिस? सो आपको 3 कंक्लूजन फटाफट से मैं बता दूं। अगर आपके डायरेक्ट रिश्ता है तो ऑब्वियसली क्लियर समझ जाएगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट की बात है तो पहले ये चेक करेंगे क्या मेरा एक पर्टिकुलर कंपनी में और फिर उस कंपनी का जिस कंपनी के साथ हमारा रिश्ता है, क्या दोनों तरफ 50 से ऊपर है? हाँ, तो फिर मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सर एक तरफा है, एक जगह पर नहीं है, तो फिर आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारा डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट 50% से ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट, it is not only the ownership, it is not only the percentage, but also the contract or the control over the composition of board. The control over द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। और कंट्रोल का मतलब है कि वो कंपनी उस पर्टिकुलर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी को भी रिमूव कर सकती है या उस पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर किसी को भी अपॉइंट कर सकती है। अगर उसके पास ऐसी पावर है तो हम कहेंगे कि ये कंपनी उस कंपनी को कंट्रोल कर रही है। तो यहां पर कंट्रोल ओवर द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड का मतलब मनमर्जी किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव कर देना। अगर ऐसी आपके पास पावर है तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि मेरा उस कंपनी पर कंट्रोल है। थर्ड इज आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, और साथ ही बिल्कुल ध्यान से देखें, और साथ ही यू हैव अ पावर टू डायरेक्ट बाय एग्रीमेंट और बाय लॉ। मतलब देयर आर टू थिंग्स, यू हैव अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट एंड यू ऑल्सो हैव दैट पावर टू डायरेक्ट। मतलब आप जो बोलेंगे वैसा होगा। अब आप जो बोलेंगे वो ऐसा होगा, मतलब उसके लिए पहले सब्सटैंशियल इंटरेस्ट तो समझ लीजिए। तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब है आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 20% से ज्यादा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 20 या 20% से ज्यादा है, एंड
you also participate in the financial and operating policies। ये बहुत बार आप जब आगे मेरे पार्ट 2 में सम्स देखेंगे तो ये दो शब्द आपको बहुत बार आएंगे, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग। तो अगर आप फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज में पार्टिसिपेट करते हैं और आप सफिशिएंटली उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस का मतलब जैसा आप बोलोगे वैसे कंपनी में डिसीजंस लिए जाएंगे, तो फिर हम कहेंगे कि आपका उस पर्टिकुलर कंपनी में कंट्रोल है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एकदम अच्छी तरह से। तो यहां पर आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट कब करना है, कब नहीं करना है, ये भी समझ में आया, और एक कंट्रोल की आपको एक परिभाषा समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई कि यहां पे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट एंड यू हैव द पावर टू डायरेक्ट, आइदर इट कैन बी ड्यू टू लॉ और इट कैन बी ड्यू टू एन एग्रीमेंट। एंड सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब एटलीस्ट 20% directly or indirectly, plus you have a significant influence, and the significant influence obviously means you can participate in the financial and operational policies of the company. Sure about this? Now, control तो फिर यहां पर कैसे होगा? अब देखिए, RE का मतलब है रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब जो कंपनी अभी रिपोर्ट कर रही है, मतलब हम जिस कंपनी के ऑडिटर हैं। तो समझ लीजिए कि अगर एक एंटरप्राइज है जो इस पर्टिकुलर कंपनी पर अपना कंट्रोल बनाया हुआ है, तो ये है रिलेटेड पार्टी। यस। अच्छा, अगर हम रिपोर्टिंग एंटिटी है और हमने किसी दूसरी एंटिटी पर कंट्रोल बनाया हुआ है, तो अगेन वो हमारा रिलेटेड पार्टी है। अच्छा, इसका मतलब मैं किसी पर कंट्रोल करूं या कोई मुझ पे कंट्रोल करे, वी विल बी रिलेटेड पार्टीज। यू आर करेक्ट। नेक्स्ट, अगर एक एंटिटी है, ठीक है, उसका एंटिटी 1, एंटिटी 2 और आप, मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी, तीनों पर कंट्रोल है, तो फिर अब थोड़ा समझिए, ये बीन आर होल्डिंग कंपनी, ये तो हमारा रिलेटेड पार्टी बन जाएगा। तो ये इसके साथ जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो हो जाएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या आपका मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी का और E2 या E1 का कोई लेना देना है क्या? नहीं सर, मेरा तो E1 या E2 में कोई भी स्टेक नहीं है। लेकिन रूल कहता है आपकी अगर कोई होल्डिंग है, आपकी अगर कोई होल्डिंग है, मतलब ये केस नंबर 1, तो वो रिलेटेड पार्टी है। केस नंबर 2, आपका कोई सब्सिडरी है, तो भी वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में आ जाएगा। लेकिन यहां पर केस नंबर 3 कहता है इट इज नॉट ओनली द होल्डिंग और सब्सिडरी दैट इज योर रिलेटेड पार्टी। अगर आपको कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है और वो किसी और को भी कंट्रोल कर रहा है, तो इवन E2 एंड E1 रिपोर्टिंग एंटिटी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आ जाएंगे। अच्छा सर, इसका मतलब सब सब्सिडरी या को सब्सिडरी भी हमारे रिलेटेड पार्टीज है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको कोई कंट्रोल कर रहा है और एक सब्सिडरी है, उसको भी वो कंट्रोल कर रहा है, तो फिर आप और वो दूसरा दोनों ही बन जाएंगे रिलेटेड पार्टी। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है सब्सिडरी आपका रिलेटेड पार्टी है, होल्डिंग आपका रिलेटेड पार्टी है, फेलो सब्सिडरी बोलो या सब्सिडरी का सब्सिडरी या को सब्सिडरी, सारे ही आपके रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अब अगर मैं एसोसिएट्स एंड जेवी की बात करूं, एसोसिएट्स एंड जेवी की बात करूं, तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखिए। लेट अस से फॉर एग्जांपल देयर इज एन एबीसी लिमिटेड कंपनी। अब आपको मालूम होगा एसोसिएट्स मतलब 20 और 50% के बीच में, क्योंकि 50 के ऊपर तो भैया वो आपकी सब्सिडरी हो जाएगी। अच्छा, 20 और 50 के बीच में अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? एसोसिएट। तो XYZ में आपका 26% है, इसका मतलब XYZ आपका एसोसिएट हो गया। और PQR भी एक कंपनी है जिसमें आपका 32% है, इसका मतलब PQR भी आपका एसोसिएट हो गया। अब मेरे को बताइए, अगर मैं ABC लिमिटेड का नोट्स टू अकाउंट्स बना रहा हूं, बैलेंस शीट बना रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो मैं मेरा रिलेटेड पार्टी में किसको किसको बताऊं? मैं मेरा रिलेटेड पार्टी में XYZ भी बताएगा और PQR भी बताएगा, बिकॉज XYZ मेरा एसोसिएट है, PQR मेरा एसोसिएट है। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर एवरीबडी। श्योर अबाउट दिस? एक मिनट सर, XYZ की अगर हम बैलेंस शीट बनाते, XYZ की अगर हम बैलेंस शीट बनाते, तो
तो वो अपने रिलेटेड पार्टी में किसको बताता? वो अपने रिलेटेड पार्टी में बताता ए बी सी को। सर और पीक्यूआर उसका रिलेटेड पार्टी नहीं है। यही तो एक चीज है जो आपको समझनी है मिलॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, को एसोसिएट्स आर नॉट रिलेटेड पार्टी। Co-associates are not related party. Co-associates are not related party. अच्छा, मतलब अगर मेरे शेयर्स समझ लीजिए 20 और 50%, लेट अस से 26% किसी के पास है, और कोई दूसरा जो है उसने भी किसी कंपनी में लेट अस से 32% लिया है, तो वो कंपनी और मैं कंपनी रिलेटेड पार्टी नहीं हुए। यस सर, मतलब को सब्सिडरीज आर रिलेटेड पार्टी बट को एसोसिएट्स आर नॉट रिलेटेड पार्टी। यू आर करेक्ट। I hope that is very much clear, everybody. Sure about this. Let me put it one more way. ABC Limited का XYZ में 25% है और XYZ का PQR में 30% है। तो मेरे को आपको ये पूछना है, इज ABC and PQR related party? Yes or no? अब आप बोलेंगे सर मैथमेटिकली कैलकुलेट करना होगा। बिल्कुल नहीं, रबिश। इफ यू से मैथमेटिकल कैलकुलेशन देन आपको कुछ भी नहीं समझा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहां पर आएगा ही नहीं। आपको मालूम है मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम्स इन कंट्रोल, जहां पर ऑब्वियसली किसी का 50% से ज्यादा है। अब यहां पर दोनों ही जगहों पर 50% से कम है। एक जगह पे 25 है, एक जगह पे 30 है। तो सर मैथमेटिकली तो नहीं आएगा। ओके, नहीं आएगा। तो फिर अभी क्या ये रिलेटेड है? क्योंकि सर XYZ ABC का एसोसिएट है और PQR XYZ का एसोसिएट है, तो सर PQR तो ABC का एसोसिएट बन गया, तो फिर होगा ना। कंक्लूजन, एसोसिएट ऑफ एसोसिएट अगेन इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये हुआ कि इवन को एसोसिएट्स आर नॉट रिलेटेड पार्टी एंड इवन एसोसिएट ऑफ एसोसिएट इज नॉट रिलेटेड पार्टी, बट को सब्सिडरीज आर रिलेटेड पार्टी एंड सब्सिडरी की सब्सिडरी इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी, बट को एसोसिएट्स आर नॉट रिलेटेड पार्टी एंड एसोसिएट का एसोसिएट इज ऑल्सो नॉट अ रिलेटेड पार्टी। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? आई होप आपको एकदम अच्छी तरह से पूरा क्लियर हो गया है। श्योर। अब 2 मिनट में इसको रब कर रहा हूं, अगर आपको चाहिए तो आप अभी ही इसको पॉज कर लीजिए, बना लीजिए, वॉट एवर इज कंफर्टेबल टू यू। नाउ इफ यू सी, लेट अस से देयर इज अ जॉइंट वेंचर। ठीक है, एक जॉइंट वेंचर है और वो जॉइंट वेंचर में देयर वर 2 को-वेंचरर्स। यस और नो? जो इन्वेस्ट करता है हम उसे कहेंगे को-वेंचरर्स, और जो एंटिटी आपने बनाई है उसे हम कहेंगे जॉइंट वेंचर, दैट इज ABC लिमिटेड। लेकिन को-वेंचर्स थे XYZ एंड PQR। अब सर रिलेटेड पार्टी की बात आई है। लेट अस से ABC की हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो ABC अपने बुक्स में रिलेटेड पार्टी किसको बताएगा? ABC अपने बुक्स में XYZ को भी बताएगा और PQR को भी बताएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, फॉर अ जॉइंट वेंचर को-वेंचरर्स आर रिलेटेड पार्टी। सर लेकिन अब अगर XYZ को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो वो रिलेटेड पार्टी किसको बताएगा? XYZ बताएगा ABC को, लेकिन PQR को नहीं बताएगा। ओके, इसका मतलब फॉर अ को-वेंचरर दैट जॉइंट वेंचर इज अ रिलेटेड पार्टी, फॉर अ जॉइंट वेंचरर दैट को-वेंचर इज अ रिलेटेड पार्टी, बट को-वेंचरर एंड को-वेंचर आर नॉट रिलेटेड पार्टी। यस, तो अगर PQR की भी हम बात करें, जब PQR अपना रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज करेगा तो वो भी ABC को बताएगा लेकिन XYZ को नहीं बताएगा। Moral of the story, co-venturers are not related party. Co-venturers are not related party. Sure about this? I hope आपको एकदम अच्छी तरह से पूरा समझ में आया।
एवरीबडी क्लियर है? पक्का? श्योर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनरशिप। अब ये ओनरशिप में मतलब क्या? ओनरशिप का मतलब है इंडिविजुअल्स या फिर उनके रिलेटिव्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसी रिपोर्टिंग एंटिटी पर बनाए रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, रिपोर्टिंग एंटिटी है, ये इंडिविजुअल है या फिर उसका रिलेटिव है। अब कोई इंडिविजुअल या उसका रिलेटिव डायरेक्टली या फिर किसी एंटिटी में स्टेक और फिर उस एंटिटी का रिपोर्टिंग एंटिटी में स्टेक, इनडायरेक्टली कंट्रोल भी हो सकता है या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। तो फिर हम मान लेंगे कि वो इंडिविजुअल और वो रिपोर्टिंग एंटिटी आर रिलेटेड पार्टीज। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि प्रमोटर्स हैं, उनकी कंपनी में उनका डायरेक्ट 60% स्टेक है या उनका डायरेक्ट 20% स्टेक होगा, फिर एक दूसरी कंपनी है जिसमें 100% स्टेक होगा और फिर वो कंपनी का रिपोर्टिंग एंटिटी में 80% स्टेक होगा। तो इन दैट फैशन दीज इंडिविजुअल्स और रिलेटिव्स टुगेदर, individuals and their relatives together either exercise control or exercise a significant influence, and that too directly or indirectly on the reporting entity, then we will say कि वो individuals उस reporting entity के related party हैं। Sure about this? Fourth, now KMP, you know, KMP is key managerial person, जो कंपनी का सब देखभाल, सब चीजें देखता है, डे टू डे फंक्शनिंग देखता है, डे टू डे ऑपरेशंस देखता है, पूरी कंपनी की भाग दौड़, मैनेजमेंट सब KMP के हाथ में होता है। तो KMP और रिलेटिव्स दे विल बी कंसिडर्ड एज कंपनी के रिलेटेड पार्टीज। की मैनेजर पर्सन को जो सैलरी रेम्यूनरेशन मिलता होगा वो हमें रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में बताना पड़ेगा। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, माय फ्रेंड्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर नॉट रिलेटेड पार्टी because non-executive directors do not take part in the day-to-day business. They are there to attend only the board meetings, take important decisions and leave. They are only paid the sitting fees and nothing else. उनका कंपनी से बाकी कोई लेना देना नहीं होता। तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा है इफ दे पार्टिसिपेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज, तो फिर उनको भी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर बोला गया है, डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत बार होता है ऐसा है कि सामने वाला कंट्रोल सारी चीजें करता है लेकिन इंटेंशनली कंपनी में उसे डायरेक्टर नहीं बताया जाता, इंटेंशनली वो पर्टिकुलर पोस्ट पे नहीं रखा जाता। बाकी वो काम, रूल कहता है व्हाट मैटर्स इज नॉट द डेजिग्नेशन वेर यू आर वर्किंग, व्हाट मैटर्स इज कि आपका क्या कंपनी की एक्टिविटीज पर कंट्रोल है, पार्टिसिपेशन है, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर हाँ तो आपको भी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सो अगर एक कॉमन केएमपी है, कॉमन केएमपी एक कंसर्न पर्सन है और समझ लीजिए उसका एबीसी में 80% स्टेक है और XYZ में वो MD एंड CEO की पोजीशन पर है। अब आप समझ गए कि एक ऑलमोस्ट एक कंपनी में उसका 80% स्टेक है और दूसरी कंपनी में वो MD और CEO है। तो कल जाकर अगर ABC और XYZ के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो क्या उसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाएगा? यस, बिकॉज यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि देयर इज अ KMP और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर सेम। सर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर सेम मतलब एबीसी में 8 डायरेक्टर है जिसमें से 5 और यहां पर 10 डायरेक्टर्स हैं जिसमें से 5, ये जो 5 है ना, यस, ये दोनों सेम डायरेक्टर्स हैं। तो फिर दिक्कत है, मतलब अगर आपके 2 कंपनीज हैं और उनका कोई कॉमन केएमपी है या 2 कंपनीज हैं और मोरलेस उनके डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स सेम है तो फिर हम मान लेंगे कि उनका दोनों ही कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है एंड देयरफॉर दे विल बी कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पार्टी।
बट आप थोड़ा समझ लीजिए, इफ दे पार्टिसिपेट बट डू नॉट कंट्रोल और इफ दे कम अगेन इन द डेफिनेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो फिर हम उन्हें रिलेटेड पार्टी में नहीं लेंगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एकदम अच्छी तरह से। अब यहां पे एक्सक्लूजन्स क्या है देखेंगे। पहला, मियर कॉमन डायरेक्टर, बहुत अच्छा है गाइस। ऐसा हो सकता है ना कि कंपनी XYZ है और यहां पे कुछ 3 लोग काम करते हैं, लेट अस टेक, उनका नाम है A, B और C, और एक ABC करके कंपनी है, उनमें भी ये 3 डायरेक्टर्स हैं। तो आप तो सीधा बोल देंगे कि XYZ और ABC रिलेटेड पार्टी बन गया, XYZ और रिलेटेड पार्टी बन गया। बिल्कुल नहीं। इस रूल कहता है मियर कॉमन डायरेक्टर होना इज नॉट सफिशिएंट टू डिसाइड कि वो रिलेटेड पार्टी है। गेस हो सकता है, उनका बोलने का मतलब है अगर ABC अपनी एबिलिटी, अपनी कॉम्पिटेंसी से दोनों कंपनी में डायरेक्टर बना है, तो जस्ट बिकॉज कि वो तीनों डायरेक्टर्स दोनों कंपनी में हैं, वो दोनों कंपनी ऑटोमेटिकली रिलेटेड पार्टी नहीं बन जाती। हाँ, आपका इंटेंशन था इन्फ्लुएंस करने का उनके डिसीजंस को, और इसीलिए वो दोनों कंपनी के जानबूझ से सेम डायरेक्टर्स रखे गए, देन इट्स अ डिफरेंट कॉल, दे विल बी कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी। बट अगर 4, 5, 6, 7 डायरेक्टर्स दो कंपनी में सेम है और वो सब इंडिविजुअली अपॉइंट हुए हैं उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से, उनकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, कॉम्पिटेंसी के हिसाब से, तो फिर वो दोनों कंपनीज रिलेटेड पार्टी नहीं मानी जाएगी। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। सेकेंड, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। इकोनॉमिक डिपेंडेंस का मतलब होता है, लेट अस से एक कंपनी है ABC और वो अपना सारा का सारा रॉ मटेरियल एक ही कंपनी से मंगाती है, XYZ। अब जस्ट बिकॉज कि वो अपना सारा रॉ मटेरियल एक ही कंपनी से परचेज करती है, क्या XYZ उसका रिलेटेड पार्टी बन गया? बिल्कुल भी नहीं। इकोनॉमिक डिपेंडेंस का मतलब है आप अपनी बिजनेस की कोई एक्टिविटी के लिए समझ लीजिए फुल फ्लेजेड किसी एक ही कंपनी पर निर्भर है, और अगर सच में ऐसा होता है तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, आपको रिलेटेड पार्टी नहीं मानना है। मेरी एक फैक्ट्री है गुजरात में और वहां पर एक ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है, तो जस्ट बिकॉज कि मेरा 100% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वही कंपनी से होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी मेरी रिलेटेड पार्टी बन गई। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो इफ यू आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, अगर आपका कोई कस्टमर एक है जिसके ऊपर आप 80% सेल करते हो, तो वो कस्टमर आपका रिलेटेड पार्टी बन जाएगा क्या? नहीं। सो मियर इकोनॉमिक डिपेंडेंस विल नॉट मेक दैट कंसर्न एंटिटी अ रिलेटेड पार्टी। नेक्स्ट, नाउ देयर आर मेनी टाइम्स हैपन कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक, अगर लोन बहुत बड़ा है तो बैंक का कोई एक अपॉइंटेड पर्सन आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे रहता है। अगर आप लॉ पढ़े होंगे तो नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं उसे। या होता है बहुत बार कि ट्रेड यूनियन का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मीटिंग में बैठता है। रूल कहता है जस्ट बिकॉज समवन इज सिटिंग इन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जस्ट बिकॉज समवन इज पार्टिसिपेटिंग इन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दैट कंसर्न पर्सन डज नॉट बिकम योर रिलेटेड पार्टी। सो लेट अस से फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने HDFC बैंक से 50,000 करोड़ का लोन लिया है, तो HDFC बैंक अपने 2 लोग आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बिठाएगा, बिकॉज उसको चेक करना है कि क्या सब डिसीजन सही तो हो रहे हैं ना, कल जाकर पैसों को गलत पर्पस के लिए मिसयूज या डाइवर्ट तो नहीं किया जा रहा। तो जस्ट बिकॉज कि 2 बैंक के एम्प्लॉइज हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हैं, क्या वो 2 या बैंक हमारा रिलेटेड पार्टी बन जाएगा क्या? नहीं। So do not consider that every person who participates in your decision making is a related party. Sure. Next. Now this is very important. Confidentiality. Confidentiality का मतलब ये है, अब ये ना स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर में ये रूल है। बैंकिंग सेक्टर में ये रूल है कि अगर आपको कहीं भी आपके कस्टमर के डिटेल्स को नहीं डिस्क्लोज करना है फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस, तो अब मेरे को एक एग्जांपल देना है। आदित्य पुरी जो अभी रिटायर होने वाले हैं, HDFC के करता धरता MD, अब HDFC उनको सैलरी देती है, और जस्ट बिकॉज कि आदित्य पुरी MD हैं, लेट अस से CEO भी है, इन शॉर्ट KMP है, तो उनको जो सैलरी मिलती है वो रिलेटेड पार्टी में आएगी क्या? 100% आएगी। लेकिन आदित्य पुरी का HDFC में ही एक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो जस्ट बिकॉज कि अब आदित्य पुरी HDFC का रिलेटेड पार्टी है, क्या वो उसके पूरे सेविंग अकाउंट्स के सारे ट्रांजैक्शन को अपनी बैलेंस शीट में बता देगा क्या? नहीं।
अब आप समझ रहे होंगे बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई रिलेटेड पार्टी आपका पास अकाउंट खोला है तो अभी तो आपका कौन सा रिश्ता है, केएमपी कंपनी का रिश्ता है या कस्टमर और बैंक का रिश्ता है, कस्टमर और बैंक का। तो आप वो ट्रांजैक्शंस को किधर भी नहीं बताएंगे एंड दैट इज अलाउड। AS 18 गिव्स यू दैट फैसिलिटी, दैट एक्सेप्शन। बट हाँ, अगर आदित्य पुरी ने अपनी कोई प्रीमाइसेस है मुंबई में, उसकी कोई बहुत बड़ी जगह है और उसने वो HDFC को रेंट पे दे रखी है, क्या अब यहां पर बैंकिंग कस्टमर रिलेशन है क्या? नहीं, ये ट्रांजैक्शन आपको रिलेटेड पार्टी में बताना पड़ेगा। श्योर एवरीबडी, आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। लेकिन अब इस पॉइंट को एक चीज ये समझिए, अब ऐसा बहुत बार होता है कि मैं एक नॉर्मल कंपनी है मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में है, और मैंने मेरे सारे कस्टमर्स को बोल दिया कि मैं आप कंफर्म करता हूं कि मैं आपके साथ जो भी ट्रांजैक्शन करूंगा वो किधर नहीं बताऊंगा, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी रखूंगा। ऐसा हमने एग्रीमेंट किया है, ठीक है। और उन सारे कस्टमर्स में मेरी एक ग्रुप कंपनी भी है। अब कल जाकर मुझे कोई बोलता है कि आपको इसको AS 18 में बताना पड़ेगा, तो मैंने ना कह दिया ये बोलकर कि मेरा तो एग्रीमेंट है कि मैं कॉन्फिडेंशियलिटी रखूंगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। द आंसर इज रॉन्ग। आपको ये कॉन्फिडेंशियलिटी का एक्सेप्शन रूल कहता है सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर सेक्टर की रेगुलेटरी या अथॉरिटी ही दे सकती है। आप खुद से वॉलेंटरीली अगर आपके कस्टमर के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स करेंगे तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको AS 18 में कोई एक्सेप्शन, एक्सक्लूजन नहीं मिलेगा, आपको बताना पड़ेगा। सो ये आपके हाथ में नहीं है। आप जिस सेक्टर में काम करते हैं उस सेक्टर की जो भी अथॉरिटी, उस सेक्टर की जो भी रेगुलेटरी बॉडी है, अगर उसने बाय लॉ कोई रूल बनाया है तो आपको वहां पर एक्सेप्शन मिल जाएगा। श्योर अबाउट दिस? एकदम परफेक्ट। द नेक्स्ट इज नो डिस्क्लोजर्स इन CFS विथ रिस्पेक्ट टू इंट्रा ग्रुप्स। अब ये सबको ही मालूम है कि अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब ग्रुप कंपनी का एक ही बनता है, जिसके अंदर होल्डिंग भी आएगा, सब्सिडरी भी आएगा, एसोसिएट भी आएगा, सबका। तो CFS इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पूरा ग्रुप। यस और नो? इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द होल ग्रुप। और जब आप ऐसा बनाते हो तो प्लीज मेक नोट ऑफ दिस, व्हेन यू आर मेकिंग अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, होल्डिंग एंड सब्सिडरी के जो भी रिश्ते होंगे वो आपको डिस्क्लोज नहीं करने हैं। सर एक मिनट, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो करने हैं ना? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो करने हैं बाबा। आपको एक्सेप्शन किसको अब दिया गया है? जब आप CFS बनाते हो, SFS नहीं। अगर आप CFS बना रहे हो तो होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस है वो आपको CFS में नहीं बताना है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताना है। अच्छा सर, CFS में होल्डिंग एंड एसोसिएट या JV, क्या इसके रिलेशन बताने हैं या ये भी नहीं बताने? ये बताने हैं सर। बट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो सब्सिडरी, एसोसिएट, JV, होल्डिंग सबका आ जाता है ना, तो सब्सिडरी का नहीं बताना है लेकिन होल्डिंग और एसोसिएट, JV का बताना है। यस, बिकॉज एसोसिएट और JV का लाइन बाय लाइन मेथड नहीं होता और वहां पर इंटर कंपनी एडजस्ट बैलेंसेस जो है वो एलिमिनेट नहीं होते। तो इतना याद रखना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सक्लूजन दिया गया है बट ओनली फॉर ट्रांजैक्शंस बिटवीन होल्डिंग and subsidiary and not between holding and associate or JV. If there are some transactions between a holding and the associate or a JV, तो वो तो आपको अभी भी बताना है। Sure about this? And the last one, two state control enterprises which are under the control of government. तो जैसे MTDC है, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट, और MSRTC है, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। नाउ MTDC, MSRTC both are controlled by state government. Yes or no? Both are controlled by state government. So MTDC and MSRTC, they are not a related party. अब आप तो समझ ही गए होंगे क्यों, ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा। स्टैंडर्ड में ये लिखा है कि अगर गवर्नमेंट द्वारा दो एंटरप्राइजेस स्टेट कंट्रोल्ड है, दोनों का, क्योंकि कॉमन अभी जो गवर्निंग अथॉरिटी वो कौन है? गवर्नमेंट। तो दोनों ही कंपनीज को रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा, ये एक एक्सेप्शन दे रखा है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? लास्टली सम पॉइंट्स टू रिमेंबर।
रिलेशनशिप में एग्जिस्ट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 अप्रैल से लेके 28 मार्च आप किसी कंपनी में 80% स्टेक लेके बैठे हो, जानबूझ से आप 29 मार्च को पूरा स्टेक जो है वो सेल कर देते हो, तो एज ऑन 31 मार्च देखा जाए तो आपका उस कंपनी में 0 स्टेक रहता है। और फिर लोग कहते हैं अरे मेरा और उसका तो कोई रिश्ता ही नहीं है। देखो रबिश, अगर आपका उस कंपनी में पूरे साल में कभी भी स्टेक हो तो वो आपके रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में आ जाएगा। क्लियर है? श्योर। अब फर्स्ट इतना याद रखिए, अगर आपका किसी कंपनी पर कंट्रोल है, ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर ईयर में एक तो आपका उस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है या ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। रूल कहता है आपका उस कंपनी पर कंट्रोल है ना? हाँ सर कंट्रोल तो है, बात खत्म हो गई। आपने ये साल उस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन किया हो या ना किया हो, इट इज कंपल्सरी टू डिस्क्लोज। क्या बात कर रहे हो? यस। एक मिनट, आपका उस कंपनी पर कंट्रोल नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और आपने उस कंपनी के साथ ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन किया है या ट्रांजैक्शन नहीं किया है। सर ट्रांजैक्शन किया है, हाँ तो डिस्क्लोज है। सर मेरा है ना उस कंपनी पे कंट्रोल नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और मैंने ये साल कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं किया। गाइस रूल कहता है नो डिस्क्लोजर। अच्छा, मतलब कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में ये एक इशू है कि अगर कंट्रोल है और ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और ट्रांजैक्शन नहीं है तो डिस्क्लोज करने की जरूरत भी नहीं है। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? परफेक्ट। अच्छा, यहां पे रूल कहता है एग्रीगेट ना करें, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली बताएं। आप ऐसा सब एग्रीगेट कर देंगे तो वो नहीं चलेगा, आपको हर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अलग अलग बताना है। अब उसमें एक मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड लिमिट है। मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब क्या, थोड़ा ध्यान से देखिए। मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब क्या? अब लेट अस से आपकी सब्सिडरी 1 है, सब्सिडरी 2 है, सब्सिडरी 3 है, सब्सिडरी 4 है और सब्सिडरी 5 है। इसके साथ आपने 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है ये पूरे साल, आपने यहाँ पे 100 करोड़ किया है, या इसके साथ 50 करोड़ किया है, इसके साथ 70 करोड़ किया है, और इसके साथ 10 करोड़ ट्रांजैक्शन किया है। अब आप ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये इंडिविजुअली 5 सब्सिडरीज है, क्या सबको बताना पड़ेगा, या मैं इसको क्लब भी कर सकता हूं, एग्रीगेट भी कर सकता हूं? रूल कहता है आप एक टोटल ले लीजिए। कितना हो रहा है टोटल? 110, 160, 170, 240 हो रहा है। 240 का 10% ले लीजिए, कितना आता है? 24। रूल कहता है 24 से आगे जो भी है उसको आपको सेपरेटली बताना पड़ेगा। 24 से नीचे जो भी है या 24 है, आप चाहें तो उन्हें एग्रीगेट कर कर एक साथ भी बता सकते हैं। इसका मतलब इसका सेपरेट डिस्क्लोजर होगा, इसका सेपरेट डिस्क्लोजर होगा, इसका सेपरेट डिस्क्लोजर होगा। S1 और S5, सब्सिडरी 1 एंड सब्सिडरी 5, अगर आप चाहें तो आप एग्रीगेट कर कर बता सकते हैं। सर आप बार बार ऐसा बोल रहे हो अगर आप चाहें, यस, बिकॉज इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज अप टू यू। अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पर आपको लगता है मुझे तो S1 और S5 भी सेपरेटली बताना है, तो आप सेपरेटली बता सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। श्योर अबाउट दिस? तो ये मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड लिमिट एक दे रखा है, ओवरऑल 10% करना है, और उसके ऊपर जो रहेगा वो तो आपको कंपलसरी अलग से बताना ही है। वहां तक या उसके नीचे रहा आपका कॉल, आप चाहें तो एग्रीगेट कर कर क्लब कर कर बताएंगे, आपको लगता है मुझे सेपरेटली बताना है तो आप सेपरेटली भी बता सकते हैं। श्योर अबाउट दिस? रूल कहता है रिपोर्ट ओनली दोस ट्रांजैक्शंस व्हेन यू आर अ रिलेटेड पार्टी। नाउ व्हाट डज दिस मीन? लेट अस से फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी का XYZ में 32% का स्टेक है, और वो स्टेक 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक है। 1 जनवरी को उसने पूरा स्टेक जो है वो बेच दिया, ठीक है। आपका ट्रांजैक्शन जो है वो पूरे साल चल रहा था, लेकिन आपका एज अ रिलेटेड पार्टी, एज एन एसोसिएट रिश्ता
सिर्फ 1 अप्रैल से 1 जनवरी तक था। फिर आखिरी के जो 3 महीने थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसमें यू आर नॉट अ रिलेटेड पार्टी। तो रूल कहता है आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स के ही ट्रांजैक्शन बताना है। जैन फेब मार्च में अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया होगा बट तब आप उसके रिलेटेड पार्टी नहीं थे, तो रूल कहता है आपको वो 3 महीने के ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। Sure about this, everybody. So this was the theory from my side. Thank you very much. I hope आपको सारे ही points जो है वो एकदम अच्छी तरह से समझ में आए एंड आपको हर चीज एकदम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोगों ने बहुत सारे सम्स किए हैं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। थैंक यू, बाय।